अलगा लॉ के लेक्चर सीरीज में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत पिछले लेक्चर से की थी और उसमें हमने प्रीएम्बल से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपको एक्सप्लेन किया था। आज का हमारा लेक्चर प्रीएम्बल की प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर है और आप में से अधिकतर व्यूअर्स के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है। जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये कहा था कि हम लॉ को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें पहला था फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस, दूसरा है प्रैक्टिकल यूटिलिटी और थर्ड वन इज प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव्स। तो आज हम प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ प्रीएम्बल की बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि प्रीएम्बल किस तरह का रोल अदा करती है और हाल ही के समय में क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको प्रीएम्बल के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। तो प्रीएम्बल का एक छोटा सा रिकैप हम कर लेते हैं इससे पहले कि हम आगे शुरू करें। प्रीएम्बल में जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था, दो स्टेटमेंट्स, दो फ्रेजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है दैट द एक्ट इज बीइंग मेड टू डिफाइन एंड अमेंड और दूसरा था दैट द एक्ट इज बीइंग मेड फॉर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल यूटिलिटी। प्रैक्टिकल यूटिलिटी में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा वो है that what purpose the preamble shows, that what purpose this legislation is fulfilling। उसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको दोबारा ले चलूंगा उसी थ्योरी पर जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, that the act has been made to define and amend। और हमने काफी डिटेल में इन दोनों पार्ट्स को डिस्कस किया था, that what is meant by defining and what is meant by amending the legislation। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स को, देखिए प्रैक्टिकल यूटिलिटी में आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर कोई प्रोविजन है, भले ही वो प्रीएम्बल ही क्यों ना हो, कोई भी प्रोविजन अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है तो उससे किस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए सबसे पहला हम इन दो फ्रेजेस को लेकर के चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहीं से निकल के आता है that if you are intending to define anything which relates to the parts of Indian Contract Act, देखिए डिफाइनिंग से सबसे पहला हमें ये कंसेप्ट समझ में आता है कि हम अगर किसी ऐसी चीज को डिफाइन करना चाहते हैं जिस चीज का रिलेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी भी पार्ट से है, तो जाहिर सी बात है कि आपको वो अथॉरिटी प्रीएम्बल देता है दैट दिस लेजिस्लेशन इज बीइंग मेड टू डिफाइन एंड अमेंड। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें अपनी अप्रोच को डाइवर्ट करना पड़ेगा। जैसे प्रीएम्बल का जो स्टार्टिंग वर्ड है वेयरएज है और उसके बाद वो लिखता है whereas it is expedient। expedient means necessary। तो यहाँ पर हमारे लिए समझना ये है कि जो ये वर्ड है whereas, ये जो वर्ड है whereas, क्या इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं with the word whenever। देखिए एक लेजिस्लेशन है which is being enacted in the year 1872। Now in the year 1872 it was a necessity that some parts relating to the law of contract should be defined and some parts should be amended। अगर इस वर्ड को whereas, जो सबसे पहला वर्ड है जो कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है, अगर whereas को हम whenever से रिप्लेस करें तो हमारा लॉजिक ये कहेगा that whenever you are required to define as well as to amend। तो आप सिंपल सा ऐसा समझिए कि जब तक ये लेजिस्लेशन सरवाइव करेगा, जब तक इस लेजिस्लेशन के अंदर लिखे गए पार्ट्स से रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट को डिफाइन या अमेंड करने की नेसेसिटी बनी रहेगी, तब तक ये लेजिस्लेशन विल वर्क एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। अब यहां पर हम कहना क्या चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप whereas को whenever से सब्स्टिट्यूट करें, देखिए सिर्फ दो वर्ड्स हैं, एक है whereas, एक है whenever। Now at the time when this legislation was being put up, it was necessary because the legislature, ये legislation Imperial Legislative Council ने पास किया था। जिन लोगों को हिस्ट्री
के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है उनको पता होगा कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थी। अक्सर लोग ये कहते हैं that this is a law which was passed by the British Parliament. This law was passed by Imperial Legislative Council जिसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन भी था। और साथ के साथ आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम कॉमन लॉ बट इट इज नॉट अ लेजिस्लेशन प्योरली एनेक्टेड बाय द ब्रिटिश। ये लेजिस्लेशन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था और इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को गवर्नर जनरल की काउंसिल के निष्क्रिय होने के बाद आफ्टर द सस्पेंशन और टर्मिनेशन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड एंड दिस काउंसिल हैज पास्ड दिस पर्टिकुलर लॉ। तो यहां पर हमें फर्स्ट प्रैक्टिकल यूटिलिटी मिल जाती है। देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि इस लॉजिक को अप्लाई करते हुए कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि अगर आप एक छोटा सा एनालिसिस करें कि अगर आप whereas वर्ड को whenever से रिप्लेस करते हैं तो आपको आंसर ये मिलता है that whenever it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to contract, whenever it is expedient to define and amend you can enact it in the Indian Contract Act। अब देखिए इसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक अपॉर्चुनिटी क्या मिल गई कि वो पार्ट्स जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है उन पार्ट्स से रिलेटेड अगर किसी भी नए कंसेप्ट को डिफाइन करना है यानी कि कोडिफाई करना है। देखिए यहां पर हमें एक नया वर्ड मिल गया कोडिफाई, या इसको हम प्रोसेस को कहते हैं कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन इट मींस reducing something in practice in the law. Codify means to put it in some place, to make it very certain, settled, established. ये codification का अर्थ होता है। तो if you are struggling with the necessity to define something which is already in practice but it is not there in the law, then this legislation can be used as an instrument to define that particular thing। अभी देखिए इसको हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है कि वो सारे प्रॉब्लम्स जिन प्रॉब्लम्स का रिलेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए पार्ट्स में जो भी कंटेंट है उससे है, एनीथिंग व्हिच इज एनी प्रॉब्लम which is related to any content in any of the parts of the Indian Contract Act can be solved through two methods। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के दो मेथड होंगे। क्या? आइदर यू कैन डिफाइन एंड यू कैन अमेंड, यानी कि आप किसी चीज को डिफाइन भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं और दोनों भी कर सकते हैं बिकॉज द लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स यू द अथॉरिटी। सिर्फ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कितना है कि whereas जो वर्ड है उसको हमने whenever से रिप्लेस कर दिया। अगर लेजिस्लेशन कह रहा है whereas it is expedient to define and amend, हमने उसको रिप्लेस कर दिया whenever it is expedient to define and amend। अब इस whenever का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या ये लॉजिक रियली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इसके लिए मैं एक लाइव एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि इस अपॉर्चुनिटी को या इस इंटरप्रिटेशन को किस तरह से यूज किया जाता है। इंडिया में कुछ समय से काफी प्रॉब्लम आती थी। एक प्रॉब्लम आती थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। शायद आप में से कुछ व्यूअर्स जानते भी हो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में काफी प्रॉब्लम्स आती थी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी थी वो थी ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब ये था, अगर आप मेरी पिछले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको एक बार कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक हम दे रहे हैं वहां पर जाकर आप पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा और उसमें हमने किस तरह से राइट्स और ड्यूटीज के डिस्प्रोपोर्शनेट होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एनैक्टमेंट का रेशनल एक्सप्लेन किया है। वहां पर आपको पता चलेगा कि if the right is not proportional to duty then this becomes a disproportionate balancing। इस डिस्प्रोपोर्शनेट बैलेंसिंग को एक रिफाइंड टर्म दिया गया है ट्रस्ट डेफिसिट। अब इस ट्रस्ट डेफिसिट में क्या हो रहा है देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्चुअली होता क्या है, कंपनीज और फार्मर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि सपोज करिए वो कंपनीज जो एग्री बेस्ड प्रोडक्ट बनाती हैं, वो कंपनी
जो एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें आशीर्वाद व्हीट फ्लोर आपको मिलता है। दिस आशीर्वाद व्हीट फ्लोर इज एक्चुअली a product which is based on agriculture and it is therefore related to farmers। तो होता क्या था कि कई बार ऐसा होता था कि एग्रीमेंट्स तो इन लोगों के बीच में हो जाया करते थे बिफोर द फार्मिंग प्रोसीजर। एग्रीमेंट्स इन लोगों के बीच में हो जाते थे। फार्मर्स कहते थे दैट आई एम विलिंग टू सेल दिस मच अमाउंट ऑफ ग्रेन टू यू एंड कंपनीज वर आल्सो एक्सेप्टिंग दैट कि वी विल आल्सो पे दिस मच अमाउंट ऑफ मनी टू यू। लेकिन होता क्या था कि जैसे ही वैल्यूज इंक्रीज करती थी, क्या होता था कि जैसे ही वैल्यू ऑफ ग्रेन मार्केट में इंक्रीज करता था, वैसे ही फार्मर्स यहां पर इस एग्रीमेंट को फुलफिल करने से मना कर देते थे, व्हिच इज द कॉज ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट। यही ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी कि एक सिग्निफिकेंट गैप बन गया था कि द एग्रीमेंट्स व्हिच वर बीइंग कंक्लूडेड बिटवीन फार्मर्स एंड द कंपनीज दे वर नॉट बीइंग फुलफिल्ड अप टू द मार्क। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि दिस बिकेम अ नेशनल प्रॉब्लम। धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक नेशनल प्रॉब्लम बन गई। अब आप देखिए जिस प्रैक्टिकल यूटिलिटी की हम बात कर रहे हैं, उस प्रैक्टिकल यूटिलिटी का ये एक सबसे अच्छा एग्जांपल है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब एक नेशनल प्रॉब्लम बन गई, तब देखिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इफ द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हैज बिकम सच अ ह्यूज प्रॉब्लम, देन व्हाई वी शुड नॉट गेट इट सॉल्व्ड। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट एक्ट लाया था। वो अमेंडमेंट एक्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017। नॉट एक्ट, यहां पर हम सिर्फ बिल की ही बात करते हैं क्योंकि मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बता रहा हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट बिल 2017 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। इसका ये कहना था दैट अ चैप्टर, न्यू चैप्टर 6A should be added to the Indian Contract Act। So it means एक नए चैप्टर को ऐड करना था। देखिए जो लेजिस्लेशन की प्रीएम्बल कह रही है दैट whereas it is expedient to define and amend, तो आप इसको इस वर्ड से रिप्लेस कर दीजिए, whenever it is expedient to define and amend। Now if you look to this example, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप चाहें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट बिल को एक बार ओपन करके पढ़ें। आपको दिखाई देगा कि चैप्टर 6A जिसको इंसर्ट करने की बात की जा रही है, उस चैप्टर 6A में कई नई डेफिनेशंस हैं। देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग definitions provided to contract farming and all the necessary things which are related to this। तो न्यू डेफिनेशंस को चैप्टर 6A के जरिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। यहां पर आपको एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी प्रीएम्बल की दिख रही है कि अगर प्रीएम्बल ने ये ना कहा होता that whenever it is expedient to define and amend, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी ना मिलती और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए ऑब्वियसली आपको एक स्पेशल लेजिस्लेशन बनाना ही बनाना पड़ता, और स्पेशल लेजिस्लेशन बनाना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पुराने लेजिस्लेशन नए लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट एनैक्टमेंट में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, और ये अमेंडमेंट ज्यादा फ्रूटफुल होता है, बेनिफिशियल होता है, या एनैक्टमेंट ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इस एग्जांपल को आप लोग याद रखिएगा। सिर्फ जो फर्स्ट प्रैक्टिकल यूटिलिटी है प्रीएम्बल की वो ये है कि whereas वर्ड को अगर आप whenever से रिप्लेस कर दें तो आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स आपके सामने आए तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका ये है that you go to define and amend the certain parts of the law relating to Indian Contract Act, और उन पार्ट्स में एक नया चैप्टर 6A will be added, और वहां पर आपको दिखाई देगा कि there are many new definitions। So something which is defined in relation to any of the parts of the Indian Contract Act can be added to this। Now here comes a very interesting case। यहां से हम चलेंगे सेकंड पार्ट पर। प्रैक्टिकल यूटिलिटी का फर्स्ट पार्ट आपने अभी कवर कर लिया कि फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ ये समझा। अगर मैं समरी में आपको फिर से एक बार बताना चाहूं तो समरी में ये है कि प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको ये पावर देता है दैट इफ देयर इज अ नेसेसिटी टू डिफाइन एंड अमेंड anything which is related to or which is concerning to any of the parts of the Indian Contract Act, you can get it done through the
Indian Contract Act itself. Now let us come to the second part of the practical utility. Second part में हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि enactment और amendment इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। अब देखिए ये इस चीज को समझने की यहां पर इसलिए जरूरत है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओरिजिनली जब 1872 में पास हुआ था तब उसमें कुछ पोर्शंस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पार्टनरशिप वगैरह के थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को नए लेजिस्लेशंस में बदल दिया गया। They were enacted as separate legislations. तो आज हम ये समझना चाहते हैं कि क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना फ्लेक्सिबल है कि उसमें से किसी भी पार्ट को डिलीट करके एक नया एक्ट बना दिया जाए। So the limit of enactment is now the question कि किस लिमिट तक आप इसके पार्ट्स को डिलीट कर सकते हैं और उसको एक नए एनैक्टमेंट के रूप में फिर से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए करना क्या है, एनैक्टमेंट और अमेंडमेंट में बेसिकली हमें ये सिर्फ देखना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, देखिए प्रीएम्बल जनरली लेजिस्लेशन जो प्रीएम्बल लिखते हैं वो प्रीएम्बल एक सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है। जैसे कि अगर आप जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट बिल 2017 का, अगर आप उसमें भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव आपको उसके ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में मिल जाएगा जो लास्ट पेज होगा इस बिल का। The person who is introducing the bill provides the objectives and reasons for introduction of that particular bill. यहाँ पर हमें ये सिर्फ समझना है कि enactment और amendment में कौन सी चीज बेनिफिशियल होती है और कौन सी चीज बेनिफिशियल के साथ साथ ज्यादा इफेक्टिव भी होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि enactment कब किया जाता है। देखिए enactment एक लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, ये लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, इससे एक नए लॉ को कोडिफाई किया जाता है। न्यू लॉ इज कोडिफाइड और अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें इज ब्रॉट टू एग्जिस्टेंस। अब सपोज करिए कि आपके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी एक पार्ट को, किसी एक चैप्टर को डिलीट करना है और एनैक्टमेंट उसको फ्रेश एनैक्टमेंट करना है। यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप देख लीजिए। देखिए प्रैक्टिकल यूटिलिटी थोड़ा सा फिलोसॉफिकल और थोड़ा सा डीप होता है। प्रॉब्लम आपके सामने क्या है, दैट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 is sought to be deleted and then enacted। ये आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दिया है मैंने कि किसी एक पार्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी एक पार्ट को उसमें से डिलीट करना है और फिर फ्रेश एक न्यू फॉर्म में एनैक्ट करना है। कुछ वैसा ही जैसा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के साथ हुआ, कुछ वैसा ही जैसा पार्टनरशिप एक्ट के साथ हुआ, हमें वही करना है। तो हम कैसे ये डिसाइड करें कि अमेंडमेंट करना है या एनैक्टमेंट करना है, इन दोनों में से क्या सुटेबल या क्या बेनिफिशियल रहेगा। यहां पर हमें सिर्फ समझना है स्ट्रक्चर ऑफ द लेजिस्लेशन। दिस इज द पॉइंट वेयर द आंसर लाइज, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेशन। अब इसको आपको ध्यान से समझिए कि स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेशन से हम कहना क्या चाहते हैं। बेसिकली होता ये है कि वो पोर्शन, that portion of a legislation which does not materially affect the broader objectives of legislation। सिर्फ यही आपको याद रखना है, एक ऐसा पोर्शन जो broader objectives of legislation से रिलेटेड नहीं है, which does not materially affect। क्यों? अगर वो रिलेटेड नहीं है तो वो मटेरियली अफेक्ट भी नहीं करेगा। तो ऐसा पार्ट जो मटेरियली रिलेटेड नहीं है with the objectives of the legislation
कैन बी एनैक्टेड और डिटैच्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्ट। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। लेट अस टेक दिस एज एन एग्जांपल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ कोर है। कोर मींस these are the fundamental principles. These are the fundamental principles. और साथ के साथ कुछ incidental, कुछ content incidental भी है। There is some content which is incidental to this. This is the core. Now why this is incidental? Because without this cannot exist. ध्यान से सुनिएगा, विदाउट कोर इंसिडेंटल कैन नॉट एग्जिस्ट, बट विदाउट इंसिडेंटल कोर कैन एग्जिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं किसी भी लेजिस्लेशन के, वो इंसिडेंटल कंटेंट के बिना भी एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन इंसिडेंटल कंटेंट कोर कंटेंट के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज में कहें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, देयर कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट। इसको थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा डीप जाने की जरूरत है। देयर कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट। देयर कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट। इncidental content cannot exist without the core. Incidental content cannot exist without the core, but the core, that is contract, can be made even though there is no partnership. So this is the logic. थोड़ा सा समझिए, core fundamental principles और incidental content, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि core जो principles हैं वो incidental content के बिना भी exist करता है। This has an independent existence. This has an independent existence, whereas incidental content cannot exist without the core one. So हमने actually जितने भी amendments आप पढ़ेंगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किए गए या जितने भी fresh enactments किए गए, वो सब incidental content से related हैं, ना कि core content से। अगर आप core content को ही disturb कर देंगे तो सारा incidental content भी disturb हो जाएगा। For example, if you redefine consideration, which is a fundamental principle in contract, अगर आप consideration को redefine करें तो consideration उन सब जगहों में change हो जाएगा जो जो incidental contents हैं, यानी कि जितने भी supplementary parts हैं Indian Contract Act के, वो सारे के सारे affect होंगे अगर आप core principles को change करेंगे। तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ता है कि enactment हम तभी कर सकते हैं when you are specifically talking about an incidental content। जब आप core content की बात कर रहे हैं तो वहां पर enactment का सवाल ही नहीं उठता। You cannot delete core elements from core elements which are designed to achieve the broader objectives of legislation। उस core content को आप detach करके legislation से कहीं नहीं ले जा सकते। The entire legislation will die। इसीलिए enactment की possibility कब होगी? जब आपको incidental portion of the Indian Contract Act को fresh new meaning में redesign करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको Indian Contract Act को amend करना पड़ेगा। So now enactment की story is over। enactment का हम simple formula समझ गए कि अगर core principles को छोड़ के कोई भी incidental part है उसको रीडिफाइन या रीइवैल्यूएट करना है, उसको रीलेजिस्लेट करना है, तो हम फ्रेश एनैक्टमेंट लाएंगे। अब बात करते हैं अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट का एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है ये काफी रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? दैट देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे काफी बहस भी रही है, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिबेट। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट का बेसिक फिलॉसफी यहीं से आया है। लेकिन अमेंडमेंट होता क्या है, कितना अमेंड कर सकते हैं आप, क्या किसी चीज को डिलीट कर सकते हैं? अगर हम इसको मैथमेटिक्स की इक्वेशन में समझें तो ये कुछ इस तरह का होगा कि अमेंडमेंट में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। यू हैव द ऑप्शन टू ऐड, इसको हम ऐसे लिखते हैं ऐड। यू हैव द ऑप्शन टू डिलीट और सब्सट्रैक्ट,
you have the option of multiplication as well as division। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि थ्योरी में ऐड और डिलीट ही होते हैं, मल्टीप्लाई और कोई चीज डबल नहीं हो सकती। देयर कैन नॉट बी टू लॉज अप्लाइंग ऑन द सेम सब्जेक्ट, दे मस्ट बी एप्लीकेबल डिफरेंटली। तो इसका और इसका मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर नॉट एप्लीकेबल हियर। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचे कि क्या हम अमेंडमेंट के जरिए ऐड करना है या अमेंडमेंट के जरिए डिलीट करना है। ये दो फंडामेंटल रिस्पांसेस आपको मिलेंगे। सो दीज आर द ओनली टू ऑप्शंस। जो भी यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं उसको कोशिश करिएगा कि जितने भी अमेंडमेंट एक्ट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड पास हुए हैं उन अमेंडमेंट्स एक्ट्स को उठाइए और एक बार रिव्यू करके देखिए कि उनमें चीजें ऐड की जा रही है या डिलीट की जा रही हैं। एज सिंपल एज दैट। देखिए अमेंडमेंट में दो आपके पास चॉइसेस होंगी, या तो आप कंटेंट को ऐड करेंगे या फिर जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसमें से कुछ ना कुछ डिलीट करेंगे। तो अमेंडमेंट करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व तब होगी जब या तो आप ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे। डिलीट करने का भी सिचुएशन आ सकता है और ऐड करने का भी सिचुएशन आ सकता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसी प्रॉब्लम थी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंटीग्रिटी अक्सर लेजिस्लेशंस में ये दिखाई देता था दैट द एक्ट शैल बी एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। सो उस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया? बाय रिपीलिंग आर्टिकल 370। हमने अब उस प्रॉब्लम का देखिए सॉल्यूशन का इफेक्ट क्या है? वी हैव डिलीटेड व्हाट वी हैव डिलीटेड, वी हैव रीडिफाइंड और वी हैव अमेंडेड। यहां पर देखिए अमेंडमेंट बाय वे ऑफ डिलीशन। We have amended section 1 of the Indian Contract Act, or it can be said that Indian Contract Act section 1 stands amended, and except state of J&K, except state of J&K, this term stands deleted। अब बात करते हैं एडिशन की, how something is added to the existing portion of the legislation। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017 के जरिए क्या किया जा रहा है? चैप्टर 6A which is related to farming contracts उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐड किया जा रहा है। सो दिस इज अमेंडमेंट बाय एडिशन, दिस इज अमेंडमेंट बाय डिलीशन। तो ये एक पॉसिबल ऑप्शन आपको मिला। तो समरी क्या है हमारी? क्यों हम इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में पढ़ रहे हैं? हम इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रियम्बल हमें यह बताता है that we can define, we can amend, okay, certain parts relating to law of contract। ये पार्ट्स कौन से पार्ट्स हैं? ये पार्ट्स इसी लेजिस्लेशन में दिए गए वो पार्ट्स। वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू डिफाइन एज वेल एज टू अमेंड। अब देखिए हमने दोनों ऐसे एग्जांपल्स आपको दिए जहां पे दोनों पोर्शंस को यूज किया गया है। डिफाइन अंडर बिल 2017 जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एंड अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, बाय वे ऑफ डिलीशन। एडिशन का मैंने आपको बता दिया बिल 2017 which adds chapter 6A, and deletion by amending act which is the universal amending act which deletes status of J&K। तो यहां से आपको सिंपल समझ में आ गया कि प्रियम्बल के जरिए ही हम डिफाइनिंग एंड अमेंडिंग की प्रोसेस को एक्सरसाइज करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं और साथ के साथ हम उसे अप्लाई भी करते हैं। So these are the 2 points which I wish to explain in the practical utility of preamble of Indian Contract Act। आप लोग जरूर शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। If there are any questions which you wish to ask, because here something new is being taught, कुछ नया, कुछ नई मैकेनिक्स आपको समझ में आ रही है कि लॉ का एक पर्सपेक्टिव वो भी है जो टेक्स्ट बुक्स में है और एक पर्सपेक्टिव ये भी है, एंड दिस इज द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ अ लेजिस्लेशन। आप प्रियम्बल को सिर्फ एक लाइन समझ के पढ़ के छोड़ देते हैं, ऐसा ना करें। प्रियम्बल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन, प्रियम्बल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेशन तब जब आप कुछ सोशल इश्यूज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए लॉ सोसाइटी के लिए बना है, लॉ इज मेड फॉर द सोसाइटी।
इट इज नॉट फॉर इटसेल्फ। लॉ खुद को गवर्न नहीं करता है, लॉ सोसाइटी को गवर्न करता है और उन सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का रास्ता बताता है। प्रियम्बल ने ये आपको रास्ता दिया है that you can define something which is related to the parts of contract। इसी की वजह से हमें अमेंडमेंट एक्ट 2000, अमेंडमेंट बिल 2017 मिला था, जिसके जरिए अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी रेगुलेट होगी और साथ के साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया था कंपनीज और फार्मर्स के बीच में, उस ट्रस्ट डेफिसिट को रिमूव कर दिया जाएगा। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बी विद अस। यू विल सीरियसली लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स with the help of our videos. Thank you very much.